दोस्तों, एसपी मैडम भेष बदलकर बाजार के बीच ठेला लगाकर चूड़ियां बेच रही थी। तभी एक दरोगा आता है और एसपी मैडम का हाथ पकड़कर जो कहता है, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो के लिए एक लायक तो बनता है। तो दोस्तों, शहर के सबसे व्यस्त बाजार में आज एक नई दुकान लगी थी। चूड़ियों की एक छोटी सी दुकानदार थी। एक दुबली पतली औरत जिसने अपना सर और एक दुपट्टे से ढक रखा था। आंखों में काजल था और चेहरा हल्के घूंघट में छिपा हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह महिला असल में शहर की तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक एसपी रागिनी वर्मा थी। रागिनी वर्मा एक सख्त और ईमानदार अधिकारी थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि पूरे पुलिस महकमे में उनका मान किया जाता था। लेकिन उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि कुछ पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे आम जनता को परेशान करते हैं, रिश्वत लेते हैं और दादागिरी दिखाते हैं। कई बार उनके पास ऐसी शिकायतें आती कि बाजार में कुछ पुलिसकर्मी गरीब दुकानदारों से बदसलूकी करते हैं, मुफ्त में सामान उठाते हैं और मना करने पर धमकाते हैं। इन्हीं घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए एसपी मैडम ने खुद चूड़ी वाली का भेष धरने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटे से बाजार में सड़क के किनारे अपनी दुकान सजा ली थी। सामने रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां करीने से रखी गई थीं। कुछ महिलाएं पहले ही उनकी दुकान पर आकर चूड़ियां देखने लगीं। बहन जी, ये गुलाबी वाली कितने की है? एक ग्राहक ने पूछा। रागिनी ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, 1 दर्जन है, अच्छी क्वालिटी है, लीजिएगा तो पसंद आएंगी। ग्राहक ने चूड़ियां खरीदी और पैसे देकर चली गई। रागिनी को इस नए अनुभव में मजा आ रहा था, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कुछ ही देर में उनके साथ ऐसा कुछ होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। करीब आकर रुकी। उसमें से 4 पुलिस वाले उतरे। सभी हवलदार वर्दी में थे। इनमें से एक पुलिसकर्मी, जिसका नाम सतीश यादव था, बाजार में अक्सर दबंगई के लिए बदनाम था। सतीश ने आते ही दुकान पर लात मारते हुए कहा, ये चूड़ी वाली यहां दुकान लगाने का टैक्स दिया है कि नहीं? रागिनी को झटका लगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, साहब, मैं रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रही हूं, यहां किसी ने मुझसे कोई टैक्स नहीं मांगा। सतीश यादव ठहाका मारकर हंसा। उसके साथी भी हंसने लगे। अच्छा, टैक्स नहीं मांगा, अब हम मांग रहे हैं, जल्दी से 100-200 निकाल, नहीं तो दुकान उठा देंगे। रागिनी ने जानबूझकर घबराने का नाटक किया और कहा, साहब, मैं गरीब औरत हूं, इतना पैसा कहां से दूं? तभी एक और पुलिस वाला आगे बढ़ा। उसका नाम था जयपाल। उसने रागिनी की चूड़ियों में से कुछ उठाई और बोला, चल, ये चूड़ियां मेरी बीवी के लिए रख रहा हूं और पैसे का मत पूछना। रागिनी को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। साहब, मेहनत की कमाई से ये सामान लाती हूं, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? सतीश यादव ने घूर कर देखा और आगे बढ़कर रागिनी के हाथ से पैसे का डिब्बा छीन लिया। उसमें कुछ 100 के नोट थे जो अभी अभी ग्राहकों से आए थे। अबे ज्यादा बोलने लगी है यह। सतीश ने डिब्बे को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, चलो, इसको सिखाते हैं कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। इतना कहकर उसने गाली देना शुरू कर दिया। साले, फालतू में जबान चला रही है, अपने काम से काम रख, नहीं तो ऐसी जगह पटका कि कोई नहीं पहचाना। रागिनी की मुट्ठी ना भेज रही, लेकिन उन्होंने खुद को रो लिया। वे देखना चाहती थीं कि यह लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। तभी विजयपाल आगे बढ़ा और दुकान पर रखा पानी का जग उठाकर राख के ऊपर फेंक दिया। ले, अब ठंडी हो जा। इससे पहले ही रागिनी कुछ कहती, तीसरा पुलिस वाला रमेश ठाकुर उनके करीब आ गया। उसने बेशर्मी से कहा, अरे, ये तो देखने में ठीक ठाक लग रही है, इसको थाने ले चले, क्या मजा आ जाएगा। बाकी सब हंसने लगे। रागिनी के खून में उबाल, लेकिन अभी भी उन्होंने खुद को काबू में रखा। इतने में चौथा पुलिस वाला अरविंद शुक्ला एक और गंदी हरकत करने के लिए आगे बढ़ा। वह रागिनी के दुपट्टे को पकड़ने ही वाला था कि तभी रागिनी ने उसका हाथ झटक दिया और बेहद कड़क आवाज में बोली, बस, अब बहुत हो गया। रागिनी की आवाज में अचानक आया रौब देखकर चारों पुलिस वाले चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह गरीब चोरी वाली इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल रही है। लेकिन अगले ही पल जब रागिनी ने अपना घूंघट हटाया तो चारों पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एसपी मैडम सतीश यादव के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली। बाकी पुलिसकर्मी भी सख्ते में आ गए।
जिस महिला को वे एक आम गरीब चूड़ी बेचने वाली समझ रहे थे, वह असल में उनकी ही बॉस, शहर की एसपी निकली। रागिनी ने उन्हें घूरते हुए कहा, अब बोलो, अब कौन मुझे उठाकर ले जाने वाला था, किसे मजा आने? चारों पुलिस वालों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनकी हालत ऐसी थी मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। रागिनी ने अपनी कमर पर बंधी बेल्ट से वायरलेस निकाली और तुरंत मुख्यालय से एक टीम बुलाने के लिए आदेश दिया। अब तुम सबकी असली जगह बताती हूं। चारों पुलिस वाले भागने की सोच ही रहे थे कि तभी वहां एक पुलिस जीप आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर राजीव अपनी टीम के साथ उतरे। रागिनी ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, इन चारों को तुरंत गिरफ्तार करो, इनकी वर्दी उतरवाली है। इंस्पेक्टर राजीव ने तुरंत चारों को पकड़ लिया। भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग एसपी मैडम की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे और पुलिस वालों की हाथों पर थू थू कर रहे थे। चारों पुलिस वाले अब गिड़गिड़ा नहीं लगे। मैडम, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। रागिनी ने एक जोरदार तमाचा सतीश यादव के मुंह पर मारा और कहा, माफी अब कोर्ट में जाकर मांगना। चारों पुलिस वालों की घिघी बंध गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। जो औरत उन्हें अभी तक एक कमजोर गरीब चूड़ी बेचने वाली लग रही थी, वह अचानक उनके ही अधिकारी बनकर सामने आ गई थी। वे जान चुके थे कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इंस्पेक्टर राजीव ने अपनी टीम के साथ चारों पुलिस वालों को घेर लिया। बाजार में मौजूद भीड़ अब तक सब कुछ देख चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा और आक्रोश था। कई दुकानदारों के चेहरे पर संतोष भी था कि आखिरकार इन पुलिस वालों को सबक मिलेगा। रागिनी ने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, आप सब डरिए मत। अब कोई भी पुलिस वाला यहां आकर आपको परेशान नहीं करेगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि इस बाजार में व्यापार करने वाले हर व्यक्ति को न्याय मिले। इतना कहने के बाद वह इंस्पेक्टर राजीव की ओर मुड़ी और सख्त आवाज में बोली, इन सबको तुरंत थाने ले जाओ, इन सबको तुरंत थाने ले जाओ। इनकी वर्दी उतरवाओ और रिपोर्ट बनवाऊंगा। वो कहा, मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमसे दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। रागिनी ने ठंडी निगाहों से उसे घूरा और कहा, तुम्हारी यही आदत है ना, पहले गरीबों को परेशान करना, गंदी गंदी गालियां देना, उनकी ऐसी इज्जत से खिलवाड़ करना जो तोम मांगना। अब माफी नहीं मिलेगी, अब तुम्हें तुम्हारी करतूत की सजा मिलेगी। इसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर राजीव को इशारा किया, इन्हें जीप में डालो और ध्यान रहे ये किसी भी तरह बचने न पाए। इंस्पेक्टर राजीव और उनकी टीम ने तुरंत चारों पुलिस वालों को हथकड़ियां पहनाए और जीप में बैठा दिया। जब जब जीप चलने लगी तो बाजार में खड़े लोग तालियां बजाने लगे। सभी लोग एसपी मैडम की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रागिनी को पता था कि सिर्फ इन 4 पुलिस वालों को पकड़ लेने से समस्या खत्म नहीं होगी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्हें पूरे पुलिस विभाग में छुपे हुए ऐसे भ्रष्ट और बदमाश लोगों को बाहर निकालना था ताकि कोई भी अधिकारी अपनी वर्दी का दुरुपयोग ना कर सके। बाजार में खड़े कुछ लोग उनके पास आए और उन्हें धन्यवाद देने लगे। एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बिटिया, तुम भगवान के रूप में आई हो। ये लोग हम गरीबों की रोजी रोटी छीनने पर तुले थे। हर हफ्ते से जबरदस्ती पैसे वसूलते थे। अगर कोई मना करता तो उसे मारते पीटते थे। रागिनी का मन भारी हो गया। उन्होंने उस बूढ़ी महिला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है मां। मैं देखूंगी कि किसी गरीब पर अत्याचार न कर सके। इतने में ही एक नौजवान लड़का जो एक चाय की दुकान चलाता था उनके पास आया और बोला, मैडम, आप नहीं जानती ये लोग कितनी गंदी हरकतें करते थे। मेरी दुकान से हर दिन मुफ्त की चाय पीते थे और अगर पैसे मांगता तो मारने की धमकी देते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने मेरी दुकान को तोड़ने की धमकी दी। रागिनी ने उसे ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक और दुकान वाले की ओर देखा जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह गुस्से में था। मैडम, जब आपने इन पुलिस वालों की सच्चाई दिखाई तो हमारी जान में जान आई। ये लोग हमें ऐसे धमकाते थे जैसे हम गुलाम हों, और यह हमारे मालिक। हमें इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन आज आपने दिखा दिया कि सही इंसान अगर सही समय पर एक्शन ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। रागिनी ने गंभीरता से कहा, आप लोग निडर होकर अपना काम करें। अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे गलत व्यवहार करता है तो सीधे मेरे ऑफिस में आकर शिकायत करें। अब से कोई भी गरीब आदमी इनकी बदमाशी का शिकार नहीं बनेगा।
बाजार में एक नई ऊर्जा भर गई थी। हर कोई खुश था कि अब उन्हें इन भ्रष्ट पुलिस वालों से मुक्ति मिल गई थी। लेकिन रागिनी जानती थी कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें अब आगे भी कई कदम उठाने थे। वे चाहती थी कि पूरे शहर में यह संदेश जाए कि अगर कोई भी पुलिस वाला अपनी वर्दी का दुरुपयोग करेगा, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद रागिनी ने इंस्पेक्टर राजीव को फोन लगाया और कहा, मुझे पूरे शहर के सभी बाजारों में तैनात पुलिसकर्मियों की लिस्ट चाहिए और यह भी बताओ कि किन किन पर पहले से कोई शिकायतें दर्ज हैं। मैं एक एक को देखना चाहती हूं, राजीव ने जवाब दिया। मैडम, मैं अभी पूरी जानकारी इकट्ठा करके आपको भेजता हूं। और हां, जिन 4 पुलिस वालों को हमने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू कर दी गई है। रागिनी ने फोन काटा और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। पुलिस विभाग में कई ऐसे अधिकारी थे जो इन 4 पुलिस वालों की तरह ही हष्ट थे। उन्हें भी सबक सिखाना जरूरी था, लेकिन आज जो उन्होंने किया था वह सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्होंने बाजार में चूड़ी वाली का भेष धरकर उन लोगों की सच्चाई सबके सामने लाई थी जो अपनी वर्दी की आड़ में गरीबों का शोषण कर रहे थे। अब आगे की योजना बनानी थी। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य में कोई भी पुलिस वाला इस तरह की हरकतें करने की हिम्मत न कर सके। रात हो चुकी थी। रागिनी अपनी कार में बैठी और थाने की ओर निकल पड़ी। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। रात के अंधेरे में एएसपी रागिनी वर्मा की कार तेजी से थाने की ओर बढ़ रही थी। उनका मन गुस्से और संकल्प के मिले जुले भावों से भरा हुआ था। उन्होंने दिन भर जो कुछ भी देखा, उसने उनके अंदर आग भर दी थी। क्या यही थी उनकी वर्दी की सच्चाई? क्या इस वर्दी को पहनने वाले कुछ लोग इसे सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का जरिया मानते थे? उनके दिमाग में बार बार सतीश यादव, विजयपाल, रमेश ठाकुर और अरविंद शुक्ल के चेहरे घूम रहे थे। चारों ने कितनी आसानी से एक गरीब चूड़ी वाली को सताने की कोशिश की थी, उसकी इज्जत से खेलने की सोच ली थी, और यही लोग शहर में कानून के रखवाले बने फिरते थे। थाने पहुंचते ही रागिनी ने गाड़ी से उतरते ही इंस्पेक्टर राजीव को कड़क आवाज है। राजीव तुरंत सामने आया। मैडम लॉकअप में बंद है। इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। रागिनी ने बिना समय गंवाए लॉकअप का दरवाजा खोला। चारों पुलिस वाले सर झुकाए खड़े थे। जब उन्होंने रागिनी को अंदर आते देखा तो घबराहट उनके चेहरे पर साफ दिखने लगी। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सतीश यादव ने गिड़गिड़ा हुए कहा। रागिनी ने बिना एक पल भी जज के सतीश यादव के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर विजयपाल की ओर बढ़ी और उसे भी ऐसा ही थप्पड़ मारा। गलती, अब गलती का एहसास हो गया। जब एक महिला को सरेआम सताते थे, गालियां देते थे, धमकाते थे, तब याद नहीं आया कि गलती कर रहे हो। रागिनी की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। चारों पुलिस वाले अब पूरी तरह कांप चुके थे। तुम्हें वर्दी पहनने का हक नहीं है। तुम जैसे लोग इस पुलिस महकमे के नाम पर धब्बा हो। जनता के रक्षक बनने की बजाय तुमने खुद को गुंडा समझ लिया। अब देखती हूं कि कैसे बचाते हो। रागिनी ने तुरंत इंस्पेक्टर राजीव को आदेश दिया, इन सबकी वर्दी अभी के अभी उतरवा जाए और इन्हें सस्पेंड किया जाए। मैं खुद इनके खिलाफ जांच कमेटी बैठा दी और जब तक जांच पूरी नहीं होती ये बाहर नहीं निकलेंगे। राजीव ने आदेश का पालन किया। कुछ ही मिनटों में चारों पुलिस वालों की वर्दी उतरवा दी गई और उन्हें सिर्फ कैदी के कपड़ों में छोड़ दिया गया। वे अब तक चीख चीख कर माफी मांग रहे थे, लेकिन रागिनी का दिल बिल्कुल कठोर हो चुका था। थाने से बाहर निकलते ही रागिनी ने पूरे शहर के पुलिस स्टाफ की मीटिंग बुलाई। अगले ही घंटे सभी पुलिस अधिकारी, सब इंस्पेक्टर और सिपाही एक बड़े हॉल में जमा हो चुके थे। रागिनी मंच पर खड़ी हुई और बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू किया। आज जो हुआ वह सिर्फ उन 4 पुलिस वालों की गलती नहीं थी, यह पूरे सिस्टम की गलती है। यह गलती हमारी है कि हमने अपनी ही वर्दी की इज्जत को तार तार होते देखा और कुछ नहीं किया। यह गलती उन लोगों की भी है जिन्होंने ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को पनपने दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। अगर तुम सब में से कोई भी यह सोचता है कि वर्दी का मतलब जनता पर हुकूमत करना है, तो वह गलत जल्द से जल्द दूर कर ले। पुलिस जनता की रक्षा करने के लिए होती है, ना कि उन्हें डराने और धमकाने के लिए।
अगर किसी को भी यह गलत फहमी है कि वह इस वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी कर सकता है तो वह आज ही अपना इस्तीफा दे दे, वरना मैं खुद उसकी वर्दी उतरवा दिए। सभी पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ कहे। रागिनी ने आगे कहा, मैं जानती हूं कि इस महकमे में बहुत से लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लेकिन जो गंदे लोग इस सिस्टम में छुपे हुए हैं उन्हें निकालना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूंगी। इतना कहकर उन्होंने राजीव की तरफ देखा और पूछा, राजीव, जिन पुलिस वालों के खिलाफ पहले से शिकायतें दर्ज हैं उनकी रिपोर्ट तैयार हो गई। राजीव ने फाइल खोलते हुए कहा, हाँ मैडम, कुल मिलाकर 25 पुलिस वालों के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बदसलूकी और अन्य अपराधों की शिकायतें हैं। रागिनी ने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा तो इन 25 के खिलाफ तुरंत जांच शुरू करो और इन सबको अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जाए। जब तक जांच पूरी नहीं होती मैं खुद इन मामलों की निगरानी करूंगी। हॉल में बैठे कई पुलिसकर्मियों के चेहरे उतर गए। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो खुद को बचा हुआ समझ रहे थे, लेकिन अब वे भी डर गए थे कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। रागिनी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, यह आखिरी चेतावनी है। अगर कोई भी पुलिस वाला जनता को परेशान करता पाया गया तो समझ लेना कि उसकी वर्दी सिर्फ एक दिन की मेहमान होगी। अब सब लोग अपने अपने ड्यूटी पर लौटे, लेकिन याद रखो, मैं हर जगह हूं। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन उस दिन पूरी पुलिस फोर्स में हड़कंप मच गया था। हर कोई अब अपनी हरकतों को सुधारने की कोशिश करने लगा था। रागिनी ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ पहला कदम था। उन्हें अभी और भी ऐसे कई भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करना था। थाने से निकलकर उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी वही बाजार घूम रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह गरीब दुकानदारों ने उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई थी। अब किसी गरीब को नहीं सताने दूंगी। अब वर्दी की आड़ में किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। अब पुलिस का मतलब सिर्फ कानून का रक्षक होगा, न कि जनता पर अत्याचार करने वाला तानाशाह। रात के अंधेरे में उनकी कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। आगे क्या करना है, यह उनके दिमाग में पूरी तरह साफ था। रात के अंधेरे में जब एसपी रागिनी वर्मा अपने घर पहुंची तो उनकी आंखों में नींद नहीं थी। दिमाग में लगातार कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। उन्होंने आज एक बड़ा कदम उठाया था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए उन्हें और भी सख्त कार्यवाही करनी थी। उन्होंने टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर एक घूंट भरा और गहरी सांस ली। तभी उनका फोन बजा। इंस्पेक्टर राजीव का कॉल था। राजीव, उन्होंने फोन उठाते ही पूछा, मैडम, हमारे पास कुछ और चौंकाने वाली जानकारी आई है क्या? जब हमने उन 25 पुलिस वालों की जांच शुरू की तो हमें पता चला कि इनमें से कुछ लोग न सिर्फ रिश्वतखोरी में लिप्त थे, बल्कि वे अपराधियों के साथ भी सांठगांठ रखते थे। कई मामलों में यह अपराधियों को बचाने के लिए खुद सबूत मिटाते थे और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करते थे। रागिनी की भौं तन गई। यह बात उनके लिए नई नहीं थी, लेकिन जब यह सब कुछ ठोस सबूतों के साथ सामने आया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, एक एक नाम, एक एक मामला। मैं इसे खुद देखूंगी। जी मैडम, मैं रिपोर्ट तैयार करवा रहा हूं, सुबह आपके पास पहुंचा दूंगा। रागिनी ने फोन काट दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। दूर सड़क पर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी पड़ रही थी। उनका मन उथल पुथल से भरा हुआ था। अगर वर्दी पहनकर कोई अपराधी से भी बदतर हरकत करे तो वह सबसे बड़ा गुनाहगार होता है, उन्होंने मन ही मन सोचा। सुबह होते ही वे सीधे अपने ऑफिस पहुंची। वहां पहले से ही कुछ पत्रकार उनका इंतजार कर रहे थे। कल की घटना अब मीडिया की सुर्खियों में थी। हर कोई जानना चाहता था कि एसपी मैडम ने अपने ही पुलिसकर्मियों पर इतनी सख्त कार्यवाही क्यों कि जैसे ही वे ऑफिस में घुसी, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, मैडम, आपने 4 पुलिस को गिरफ्तार करवाया, 25 को सस्पेंड कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि इससे पुलिस फोर्स का मनोबल गिर सकता है? रागिनी ने ठंडी निगाहों से उस रिपोर्टर को देखा और जवाब दिया, अगर मनोबल किसी को डराने, धमकाने, रिश्वत लेने और जनता को सताने में है तो वह मनोबल गिरना ही चाहिए।
मुझे एक ईमानदार और जवाबदेह पुलिस चाहिए, न कि गुंडों का गिरोह। रिपोर्टर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राजीव पूरी रिपोर्ट लेकर उनके ऑफिस पहुंचा। मैडम, ये रही वह रिपोर्ट, इसमें सारे मामलों की डिटेल है। रागिनी ने फाइल खोली और ध्यान से पढ़ने लगी। हर एक पन्ने पर पुलिस वालों की गंदी करतूतें दर्ज थीं। किसी ने अवैध वसूली की थी तो किसी ने अपराधियों की मदद की थी। कई पुलिस वालों पर तो यह भी आरोप थे कि वे महिलाओं से बदसलूकी करते थे और शिकायत करने वालों को धमकाते थे। उन्होंने गहरी सांस ली और फाइल बंद कर दी। राजीव, इन सब के खिलाफ तुरंत विभागीय जांच शुरू करवाओ और जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत है उन्हें निलंबित करने के बजाय सीधे बर्खास्तगी की सिफारिश करो। यह सफाई अभियान अब और आगे बढ़ेगा। जी मैडम। अब यह मामला और बड़ा हो चुका था। पूरी पुलिस फोर्स में हलचल मच गई थी। कई पुलिस वाले डर गए थे कि कहीं उनका नाम भी इस लिस्ट में ना आ जाए। कुछ ईमानदार पुलिसकर्मियों को खुशी भी हो रही थी कि अब वे बिना किसी दबाव के काम कर पाएंगे। दूसरी ओर शहर के कुछ बड़े नेताओं और अपराधियों को यह खबर पसंद नहीं आई थी। कई ऐसे नेता थे जो इन भ्रष्ट पुलिस वालों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। अब जब रागिनी ने उन पर शिकंजा कसना शुरू किया तो वे बेचैन हो उठे। उसी शाम रागिनी के ऑफिस में एक अनजान नंबर से कॉल आया। एसपी मैडम, ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश मत करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रागिनी ने बिना घबराए पूछा, कौन बोल रहा है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि अगर ज्यादा बहादुरी दिखाओगे तो का अंजाम अच्छा नहीं होगा। रागिनी ने ठंडी हंसी हंसी धमकी देने वाले बहुत देखे हैं। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। समझदार को इशारा ही काफी होता है। कॉल कट गया। रागिनी ने फोन टेबल पर रखा और मुस्कुराई। अब वे पूरी तरह तैयार थीं। अगर कोई यह सोचता है कि मुझे धमकी देकर रोक सकता है तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है, उन्होंने मन ही मन कहा। उसी रात उन्होंने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक आपातकाल मीटिंग बुलाई। वहां उन्होंने साफ साफ कहा, हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हम इस भ्रष्टाचार को खत्म करें या फिर इसे चलते रहने दें और खुद भी इसका हिस्सा बन जाए, लेकिन मैं दूसरा रास्ता कभी नहीं चुनूंगा गया। रागिनी ने अपनी बात जारी रखी। जो लोग इस सफाई अभियान में मेरे साथ हैं वे पूरी ईमानदारी से काम करें और जो लोग खुद को इस गंदगी में शामिल पाते हैं वे या तो खुद सुधर जाएं या फिर हम उन्हें हटा दें। अब यह साफ हो चुका था कि रागिनी पीछे हटने वाली नहीं थी। रात को जब वह अपने घर पहुंची तो उनके दरवाजे पर एक लिफाफा रखा मिला। उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो यह सब बंद कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। रागिनी ने चिट्ठी को मोड़ा और जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाकर जला दिया। अब खेल शुरू हुआ है, उन्होंने खुद से कहा। रात का सन्नाटा शहर की गलियों में पसरा हुआ था, लेकिन एसपी रागिनी वर्मा के मन में अजीब हलचल थी। उनके कदमों की आहट उनके ही घर के फर्श पर गूंज रही थी। हाथ में वह जली हुई चिट्ठी की राख थी जो उन्हें मिली धमकी का सबूत थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब ठहराव था। एक ऐसा ठहराव जो तूफान के आने से पहले होता है। उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते ही फोन उठाया और इंस्पेक्टर राजीव को कॉल किया। राजीव, क्या हमारी टीम अलर्ट पर है? जी मैडम, हमने उन सभी संदिग्ध पुलिस वालों और अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। लेकिन मैडम, एक बात और है। रागिनी ने गहरी सांस ली। क्या बात है मैडम? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहर के कुछ बड़े नेता और अपराधी इस सफाई अभियान से नाराज हो चुके हैं। वे अपने तरीकों से आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। रागिनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने अपने करियर में कई बार ऐसी धमकियां सुनी हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे रोक सके। अगर कोई सोच रहा है कि मैं डर जाऊंगी तो उसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। समझ गया मैडम, हम पूरी तरह से सतर्क रहेंगे। रागिनी ने फोन रख दिया। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। अब यह लड़ाई केवल भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन ताकत के खिलाफ थी जो सालों से इस सिस्टम को खोखला बना रही थी। सुबह होते ही उन्होंने अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पत्रकारों से भरा हॉल उनकी हर बात को रिकॉर्ड कर रहा था। मैं साफ साफ कहना चाहती हूं कि पुलिस विभाग में भ्रष्ट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हमने अब तक कई पुलिस वालों को निलंबित किया है और कुछ को बर्खास्त करने की प्रक्रिया में है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एक पत्रकार ने हाथ उठाकर पूछा, मैडम, क्या आपको इस सफाई अभियान के कारण किसी तरह की धमकी मिली है? रागिनी ने बेझिझक जवाब दिया, हां, मुझे धमकियां मिली हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं कि अगर कोई यह सोच रहा है कि धमकियों से मैं पीछे हट जाऊंगी, तो वे गलत सोच रहे हैं। पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, न कि अपराधियों की रक्षा के लिए। एक और पत्रकार ने सवाल किया, क्या आपको लगता है कि सिस्टम में गहराई तक फैला भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? रागिनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, हम इसे पूरी तरह खत्म कर पाएंगे या नहीं, यह समय बताएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूं कि जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, किसी को भी कानून से खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद रागिनी ने अपने ऑफिस में राजीव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। हमें अपनी राय को और मजबूत करना होगा, रागिनी ने कहा। हमारे पास भ्रष्ट पुलिस वालों की लिस्ट तो है ही, लेकिन अब हमें उन बाहरी ताकतों पर भी नजर रखनी होगी जो इस सिस्टम को चलाने का दावा करते हैं। राजीव ने एक फाइल आगे बढ़ाई। मैडम, हमने उन नेता और अपराधियों की पहचान कर ली है जो इन भ्रष्ट पुलिस वालों के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ लोग राजनीति में ऊंचे पदों पर हैं और कुछ शहर के बड़े अपराधी हैं। रागिनी ने फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगी। हर नाम के साथ जुड़ी फाइलें उनकी गवाही दे रही थीं। कैसे यह नेता और अपराधी पुलिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, कैसे वे गरीबों का शोषण करते थे और कैसे वे कानून को अपनी जेब में रखने का सपना देखते थे। अब वक्त आ गया है कि इन पर भी कार्यवाही की जाए, रागिनी ने कहा। लेकिन मैडम, एक अधिकारी ने झिझक हुए कहा, इनमें से कुछ लोग बहुत ताकतवर हैं। अगर हमने उन पर हाथ डाला तो यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है। रागिनी ने उसकी ओर देखा और सख्त आवाज में बोली, अगर हमें इस वर्दी की इज्जत बचानी है तो हमें किसी भी ताकतवर व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वे गलत कर रहे हैं तो उन्हें सजा मिलेगी, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो। बैठक खत्म होने के बाद रागिनी ने खुद उन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह आसान लड़ाई नहीं होगी, लेकिन उन्हें इस लड़ाई ही था। रात होते ही उन्होंने अपनी टीम के साथ एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। वे खुद आम नागरिक की तरह शहर की गलियों में निकली। उन इलाकों में जहां अपराधियों की गतिविधियां होती थीं, वे देखना चाहती थी कि सिस्टम की असली सच्चाई क्या है। जैसे ही वे एक काले शीशे वाली गाड़ी के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि कुछ लोग पैसों का लेन देन कर रहे थे। यह एक अवैध डील थी जिसमें पुलिस की मिली भगत भी साफ दिख रही थी। रागिनी ने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया। ऑन प्रश्न शुरू हुआ और देखते ही देखते पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। जब उन्होंने उन अपराधियों की तलाशी ली तो उनके पास से कई अवैध दस्तावेज और पैसों की गड्डियां बरामद हुईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पकड़े गए लोगों में से एक ने डरते डरते कबूल किया कि इस पूरे रैकेट में कुछ बड़े नेताओं का हाथ है। रा को अब समझ में आ गया था कि मामला कितना गंभीर है। यह सिर्फ कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों की बात नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम में फैली एक जड़ थी जिसे उखाड़ फेंकना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे इसे खत्म करके ही दम लेंगी। रात गहरी हो रही थी, लेकिन रागिनी वर्मा की आंखों में एक नया संकल्प चमक रहा था। अब ना कोई धमकी उन्हें डरा सकती थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो वह चाहे जिस भी राह पर चले, मुश्किलें आए, लेकिन अंत में वही व्यक्ति सही साबित होता है। किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। यह कहानी हमें बताती है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, और अगर दिल में सच्चाई और न्याय का जुनून हो तो हर रुकावट एक कदम और बढ़ने का कारण बनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।